मैं सोचता हूं कि ये जो पहल आपने की है, इस पहल में आर्थिक समृद्धि ये हमारा लक्ष्य है 2047 में कि हम कहाँ तक जाएंगे, क्या हमारी इकोनॉमिक स्थिति बनेगी, उसके बारे में है। और सामाजिक उन्नति ही केवल और आर्थिक संपन्नता भी देश को नहीं बनाती है जब तक उसकी सामाजिक उन्नति उसके साथ नहीं जुड़ी हो, जन जन उसके साथ जीवन का भाग नहीं जुड़ा हो, उसकी होता नहीं है। आज की तारीख में दुनिया में पर्यावरण एक बहुत बड़ी समस्या बनकर के सामने आया है। वो भी हमारे को ध्यान में रहे कि 2047 में हम पर्यावरण की दृष्टि से क्या सोचते हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि सबसे बड़ा जो आवश्यक, जो मैंने 40-45 साल की राजनीति में अनुभव किया है, वो जब तक सरकार पारदर्शी नहीं होगी, सरकार का काम करने वाले नेताओं का जीवन आदर्श नहीं होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है, कादिल साहब, मैं उस समय एक प्राइमरी स्कूल का अध्यापक था। जब 65 का युद्ध हुआ था, लाल बहादुर शास्त्री जी था, छोटा सा कद का देश का प्रधानमंत्री, और जब हमने जीती हुई भाग को लौटाने के लिए दबाव बनाया अमेरिका ने कि वापस सुपुर्द करो, तब इस छोटे से आदमी ने कहा, मेरी सेना ने जिस कुर्बानी से जीता है उसको मैं नहीं लौटाऊंगा। तो उन्होंने कहा, नहीं देखो, सोच लो, तुम्हारी देश की जनता को मेरा PL-48 का गेहूं जिंदा रखता है। अगर मैंने ये बंद कर दिया ना तो सारा हिंदुस्तान भूखे मर जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति का देश प्रेम इतना था कि इसका भी मुकाबला करेंगे, लेकिन जीता हुआ भाग वापस नहीं देंगे। PL-48 का गेहूं बंद हुआ। उस आदमी ने जय जवान के साथ जय किसान का नारा देकर देश की तरुणाई को, देश में अन्न पैदा करो, इस बात के लिए प्रेरित किया। और आपने देखा उसका चमत्कार। अकेले पंजाब ने जैसे से कृषि क्रांति की और उसके कारण से भारत अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं करता है, आज दुनिया को अपना अन्न भेजकर जिंदा रखता है। इसका मतलब सोच का असर तो आता ही है। और मैं जैसा कहा ना, मैं एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापक था। क्या चमत्कार होता है व्यक्ति के जीवन का, क्या आदर्श का असर जाता है बच्चे में भी, कि सब लोगों ने सोमवार का व्रत, उन्होंने कहा तो सोमवार का व्रत का पालन किया। और वो मेरा दूसरी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा दोपहर में टिफिन लेके आता था स्कूल में, हम उसको बिठा करके दोपहर का भोजन कराते थे। मैंने देखा सोमवार के दिन छोटे छोटे बच्चे भी टिफिन लेके नहीं आए। तो मैंने स्वाभाविक पूछा, मैंने कहा तुम क्यों नहीं लाए? कि अपने देश में ऐसा कह रहे हैं कि अन्न की कमी है, इसलिए अन्न बचाओ। इसका मतलब यह है कि मुर्दे में भी जान फूंकी जा सकती है अगर तुम्हारे में ताकत हो तो। ये इस बात का उदाहरण है। तो वास्तव में मैं सोचता हूँ ये जब तक पारदर्शी सरकार नहीं, मैं क्योंकि राजनीति में इतने सालों तक रहा, मैं इन सब पार्टियों का भी अनुभव है, पर कोई सीना ठोक के नहीं कह सकता कि 100% लोग अच्छे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का ये है कि विचार राजनेता और पार्टी को नहीं करना पड़ेगा, विचार जनता को करना पड़ेगा। क्योंकि हम लोगों की पैदाइश आपकी वोट की पेटी है, हवाई जहाज में बैठ करके यहाँ नहीं आते हैं। जब तक जनता को इस बारे में प्रेरित नहीं किया जाएगा, तब तक मैं सोचता हूँ कि लोकतंत्र जिस सीढ़ी पर और चढ़ना चाहिए, अगर 47 में सीढ़ी पर चढ़ाने का कोई आधार बनेगा तो मतदाता की बुद्धि, क्षमता, देश के प्रति सोच और वोट के महत्व को जब समझेगा ना, तब देश अपने आप 2047 में जैसा चाहते हैं उससे 10 गुना अच्छा खड़ा हो जाएगा। अब मैं सोचता हूँ कि ये जो 47 की आज़ादी जो मिली है, जिन परिस्थितियों में मिली है, आपने देखा कि किस प्रकार का देश का ये आज़ादी का संघर्ष मंगल पांडे से शुरू हुआ और कहाँ जाकर के इसका एंड हुआ। और एंड के बाद भी जब हमको आज़ादी मिली थी, उस 14 तारीख की रात्रि को जिस प्रकार का कत्लेआम इस देश के लोगों ने देखा, ट्रेनों में मूंढकियाँ भरी हुई जब आती थी तो लगता था कि ये कौन सी आज़ादी है यार। इतने लोगों पर 10 से लेकर 15 लाख लोगों की मौत हुई। और वो भारत जिसको प्रकृति ने एक स्वरूप दिया,
हमारा दुर्भाग्य हमारा सोच नहीं होने के कारण से हमको सुरक्षित भारत अगर किसी ने दिया तो हमारे पुरखों ने दिया था। हिमालय हमारी सीमाएं तय करता है, दक्षिण में समुद्र हमारी सीमाएं तय करता है, पर हमने इसको संभाले नहीं रखा। उसके कारण से वो फोड़ा उस समय कष्ट नहीं दे रहा है, आज भी आपको विभिन्न क्षेत्रों में, और विशेष करके मैं पंजाब का गवर्नर हूँ, मेरे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट पे जिस तरह से ड्रोन से नशीले पदार्थ और हथियार आते हैं वो देश के सामने एक चुनौती है। सरकार को धन्यवाद कि उन्होंने हमको एंटी ड्रोन दिए हैं, हम कई ड्रोन को गिराने में समर्थ हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमने इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कर ली है। इस पर पूर्ण विजय प्राप्त कौन करेगा? ड्रोन नहीं करेगा, वहाँ का रहने वाला नागरिक करेगा। तो वास्तव में 2047 कैसा हो इसके बारे में सोचता हूँ, और वास्तव में मैं सोचता हूँ कि ये वास्तव में 47 की आज़ादी में जो कुछ भी कुर्बानियाँ हुई उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि वास्तव में हम उस कुर्बानी को सही दिशा में कैसे ले जा सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि उभरती हुई अर्थव्यवस्था आपको और मुझको ये विश्वास दिला रही है कि भारत आर्थिक दृष्टि से काफ़ी ठीक दिशा की ओर बढ़ रहा है। 13 में जब हम विश्व की अर्थव्यवस्था में 11वें नंबर पर आते थे और पिछले साल हम 5वें नंबर पर पहुंच गए, और वो भी धकेला किसको? जिसने हमको 200 साल गुलाम बना रखा, उसको पीछे धकेल करके हमने देश को स्थिति दी। और इसी साल के अंत तक अपने को लगेगा कि हम चौथा पायदान छू लेंगे, और 2047 तक हमारा लक्ष्य क्या है कि हम दुनिया का नंबर 1 का देश बना सकें। कभी ये विश्व गुरु था, इसको फिर उस दिशा में ले जाए। और हम विश्व गुरु इसलिए नहीं थे एक तलवार के बूते पर, हमने ज़बरदस्ती जाकर के किसी को विश्व गुरु का तोहफा देने का और लेने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने आदर्श और सिद्धांतों के आधार पर वसुदेव कुटुंबकम की बात कही है। हमने दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं हुआ जिसने कहा कि सारी दुनिया ये मेरा परिवार है। इसका मतलब हमारे आदर्शों में जिस प्रकार का मानव जीवन बैठा हुआ था ना, वो हमारी पुरखों की देन थी, और उसके कारण से आज हम इस स्थिति तक पहुँचे हैं। मैं सोचता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से तो हम अपनी तरक्की करेंगे ही, लेकिन वैसे भी सरकार ने भी 2047 तक, अभी अपन अमृतकाल में प्रारंभ हुआ है, 25 साल की अवधि हमारे पास है। इस 25 साल की अवधि में हम अब अपने अपने जीवन को भी सोचें कि जितने साल तक जिएंगे हम कितने कदम आगे चल सकते हैं, क्योंकि कदम तो प्रत्येक व्यक्ति का चलेगा तभी देश बनेगा। कुछ लोग अच्छी करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन जाने से देश तरक्की नहीं करता है। जो अति गरीब से गरीब व्यक्ति है वो जीवन उसका बेहतर कैसे बने, उसके लिए प्रयत्न करना ही पड़ेगा। तब जाकर के हम कह सकते हैं कि 2047 की जिसकी हमने कल्पना की है वो वास्तव में ठीक है।